हेलो, वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है आईएनएस विक्रांत 2.0। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसको 2.0 क्यों बोला जा रहा है। तो बात है दरअसल 31 जनवरी 1997 की। नेवी ने आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया था और अब ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत को सर्विस में लाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को यानी 2 सितंबर को इसे इंडियन नेवी को देने का सोचा है। यहाँ मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा 1971 की वॉर के बारे में। तो 1971 के वॉर में आईएनएस विक्रांत ने अपने सी हॉक फाइटर जेट से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में एनिमी एरियाज़ को डिस्ट्रॉय किया था। और ये जो नया आईएनएस विक्रांत भारत में बना है, ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया मेड। और अब मैं आगे आपको बताऊंगा इसके रीबर्थ यानी पुनर्जन्म की कहानी। सो बात करते हैं स्वदेशी का आइडिया यानी मेड इन इंडिया कंसेप्ट कहाँ से आया। अब देखिए, ऐसा था कि 1999 में फ्यूचर के खतरों को देखते हुए एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, ख़ासतौर पर जो मेड इन इंडिया हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन नेवी के पास ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज़ों को ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन इसको बनाने का उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। 2002 में इस प्रोजेक्ट को अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इसे अलाउ कर दिया और फिर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है CSL यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। स्टार्टिंग में जब इसको बनाने की बात हुई थी तो 60/40 के रेशियो में इसको बनाना था। 60/40 का क्या मतलब है? 60% इंडियन प्रोडक्ट्स और 40% फॉरेन प्रोडक्ट्स इसमें लगाने थे। सब चीज़ें ट्रैक पर जा रही थी, पर एंड टाइम पे रशिया ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से मना कर दिया। अब क्यों मना किया, इसका एक्चुअल कारण सामने नहीं आया है। खुद से मना किया या किसी के प्रेशर में आकर। अब बात करते हैं आपदा को अवसर में बदलने की, यानी अपॉर्चुनिटी इन डिज़ास्टर। और ये इंडियन से अच्छा कौन कर सकता है। अब यहीं से शुरू होती है सबसे इंटरेस्टिंग कहानी। इंडिया को जो शिप बनाने के लिए वॉरशिप ग्रेड स्टील चाहिए थी, जो कि एक ख़ास तरह का स्टील होता है, उसके लिए इंडिया रशिया पर डिपेंडेंट था और रशिया ने इसे देने से मना कर दिया था। तब हमारे DRDO यानी जो मिलिट्री इक्विपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर मिलिट्री पर काम करता है, उसने और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। और ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तरह इसको लिया, इस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट भी किया। और जो 2 साल तक इसका काम रुका रहा स्टील ना मिलने के कारण, उसके अब फिर से शुरू होने के आसार थे, क्योंकि अब इंडिया के पास अपना खुद का वॉरशिप ग्रेड स्टील डेवलप किया हुआ था। अब जो दूसरे देशों पे हमारी इसके लिए डिपेंडेंसी थी, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। और प्रेजेंट टाइम में जिंदल ग्रुप और SR ग्रुप मिलकर इस स्टील को इंडियन मिलिट्री या इंडियन नेवी के लिए इसको बनाते हैं। कहानी अब पहुँचती है 2009 में, जब एक्चुअल में इसका प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 9 अगस्त 2011 को विक्रांत ड्राई डॉक से बाहर आया। इसका मतलब यह है कि इसका ढांचा बनकर बिल्कुल तैयार था। 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 में बेसिक ट्रायल्स इसके पूरे हो गए। 4 अगस्त 2021 को इसे पहली बार समुद्र में उतारा गया और अब 2 सितंबर 2022 को ये INS विक्रांत इंडियन नेवी में कमीशन होने के लिए तैयार है। लेकिन इसके पूरे तरीके से ऑपरेशनल होने में जून 2023 तक का समय लग सकता है। आइए जल्दी से इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसमें 4LM 2500 गैस टर्बाइंस लगे हैं जो 8 मेगावाट पावर जनरेट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि ये एक आधी सिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। और इसमें 14 डेक लगे हैं। आपको समझाने के लिए बताऊं, कम से कम लगभग 10 मंजिल की बिल्डिंग जितने। इसमें एक कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन भी है, जहां तकरीबन 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना एक साथ बन सकता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 62 मीटर, लंबाई 262 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी प्रोवाइड किया गया है। और अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो एक बार फुल करने पर यह 45 डेज तक समुद्र में रह सकता है और इसको रिफिल भी वहीं से किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा इसकी सिक्योरिटी के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें टारगेट एलिफेंट सिक्योरिटी लगी है। इसका मतलब ये है कि ये इतना विशाल है कि वॉर के टाइम पे इसको समुद्र में घुमाया नहीं जा सकता, यानी अगर कोई पीछे से हमला करे तो इसको मोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए इसमें सिक्योरिटी के लिए स्पेशल काम किया गया है, जिसमें 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हैं और इसमें ऐसे रडार लगाए गए हैं जो इंडियन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस हैं, यानी जो लेज़र गाइडेड मिसाइल को भी टारगेट से डाइवर्ट कर सकता है। और इतना ही नहीं, इसमें इंडियन नेवी के कुछ डिस्ट्रॉयर शिप और सबमरीन भी इसके आसपास चलेंगे। इस तरह ये एक पूरे बैटल ग्रुप की तरह समुद्र में रहेगा। और अगर बात करें इसके एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक बैटल शिप की, जो एयरक्राफ्ट कैरियर शिप होते हैं, तो इसमें लगे हैं MiG-29K फाइटर जेट और MH-60R जैसे एडवांस लाइटवेट हेलीकॉप्टर्स। यहाँ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इसको गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि INS विक्रांत की जो नोज़ है, ये जो ऊपर से उठी हुई है, ये इसका डेक
यानी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए हेल्प करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो इसमें लगा है स्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्ट रिकवरी सिस्टम। और ये चीज़ फाइटर जेट को हवा में सीधे ले जाने की बजाय उसको ऊपर लेके जाने में यानी उसको ऊंचाई देने में काम आती है। और दोस्तों, कंट्री की बात हो और रतन टाटा का नाम ना आए या उनकी इंडस्ट्री का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो टाटा एडवांस सिस्टम ने विक्रांत का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को तैयार किया है, लेकिन इसके मेन इंजन और एडवांस रडार सिस्टम को फॉरेन कंट्री से लिया गया है। बावजूद इसके मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये 76% मेड इन इंडिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आप हमें बताएं आपको जानकारी कैसी लगी। ऐसी और जानकारियों के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।